हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है एनवायरमेंटल लॉ, पर्यावरण विधि। उसमें अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंधों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ये प्रश्न अक्सर एलएलबी थर्ड ईयर के एनवायरमेंटल लॉ के पेपर में पूछा जाता है। जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार आप लिखेंगे तो आपके अच्छे अंक एग्ज़ाम में प्राप्त होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंध। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वन अधिनियम 1927 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वन अधिनियम 1927 भारत में लागू एक पुराना लेकिन आज भी प्रभावी कानून है। इसका उद्देश्य वनों की रक्षा करना तथा वनों के उत्पादों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना है। इस अधिनियम में वनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली श्रेणी है आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। राज्य सरकार किसी भूमि को आरक्षित घोषित कर सकती है। यहाँ पेड़ काटना, शिकार करना, पशु चराना, खनन आदि अपराध माने जाते हैं। दंड स्वरूप 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगला इसमें वन है ग्रामीण वन। आरक्षित वन का कोई भाग ग्रामीण समुदाय को सौंपा जा सकता है, जिससे वे लकड़ी, चारा या अन्य वन उपज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हो गया ग्रामीण वन। तीसरा होगा संरक्षित वन। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को संरक्षित घोषित किया जा सकता है। यहाँ खेती करना, वृक्ष काटना, पशु रखना, भवन बनाना या भूमि साफ करना प्रतिबंधित है। किसमें? संरक्षित वन के अंदर। नियम तोड़ने पर 6 माह की कैद या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगला वन है अराजकीय वन या निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट। भूमि मालिक सरकार से अनुरोध कर अपनी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकता है। तो आपने देखे कि पहला इसमें प्रकार वन अधिनियम 1927 में आरक्षित वन, ग्रामीण वन, संरक्षित वन और अराजकीय वन या निजी वन, इनके बारे में है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हम पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम में कुल 86 धाराएं हैं। वन इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान हम पढ़ते हैं तो इसमें वन अधिकारियों को गवाह बुलाने, दस्तावेज प्रस्तुत करवाने, जांच करने, गिरफ्तारी वारंट जारी करने और साक्ष्य लेने के अधिकार हैं। वन उपज जैसे लकड़ी आदि पर शुल्क लगाने की शक्ति केंद्र सरकार को इसमें होती है। पशु अत्याचार तथा वन अपराधों के लिए दंड का इसमें प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर केवल वन से संबंधित गतिविधियां ही हो सकती हैं। इसमें एक मामला था ईश्वर चंद्र गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का 2011 का एक मामला था। इस प्रकार कुल मिलाकर यह अधिनियम वनों की रक्षा, उनके उपयोग पर संरक्षण और वन अपराधों की रोकथाम के लिए बनाया गया है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अगला हम पढ़ लेते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। इससे पहले हमने पढ़ा था वन अधिनियम 1927। अब हम इसमें देख लेते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसमें वनों की तेज़ी से हो रही कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वन भूमि को गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयोग करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य हो। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वनों की तेज़ी से हो रही कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम इसका उद्देश्य क्या है कि वन भूमि को गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयोग करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। अब इसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? इसमें कोई राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना
कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन की स्थिति समाप्त नहीं कर सकती है। वन भूमि को गैर वन कार्य जैसे खेती, उद्योग, सड़क, इमारत आदि में नहीं बदल सकती है कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के। वन भूमि किसी व्यक्ति, निगम या संगठन को नहीं सौंप सकती है। पुनः वन रोपण को छोड़कर पेड़ों का उन्मूलन नहीं कर सकती है। गैर वन प्रयोजन का अर्थ क्या है? इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबर, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती के लिए भूमि का प्रयोग, जिसमें गैर वन प्रयोजन का इसमें अर्थ किसको लेकर लिया जाता है कि पुनः वन रोपण को छोड़कर भूमि की सफाई या वृक्षों का उन्मूलन, यह गैर वन प्रयोजन के अंतर आता है। लेकिन वन संरक्षण या वन्य जीव से जुड़े कार्य जैसे चौकी, बाड़, सड़क, पुल, नालियाँ आदि इसमें शामिल नहीं हैं। सलाहकार समिति का इसमें गठित होगी, जिसमें केंद्र सरकार ऐसी समिति बनाती है जो वनों के संरक्षण और धारा 2 के अंतर्गत अनुमोदन मामलों पर सलाह देती है। इसमें दंड का प्रावधान है। अधिनियम के उल्लंघन पर 15 दिन तक का साधारण कारावास दिया जा सकता है। सरकारी विभागों की क्या जिम्मेदारी है? यदि कोई अपराध किसी विभाग या प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तो उस विभागाध्यक्ष या जिम्मेदार अधिकारी को दोषी माना जाएगा। यदि अपराध उनकी जानकारी या सहमति से हुआ है तो वे भी दंडित होंगे। अब इसमें नियम बनाने की शक्तियाँ किनको है? केंद्र सरकार को नियम बनाने और संसद के समक्ष रखने का अधिकार है। संसद यदि चाहे तो नियम में परिवर्तन कर सकती है। अब सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि वन अधिनियम 1927 हमने पढ़ा और 1980 वन संरक्षण अधिनियम पढ़ा। वन अधिनियम 1927 जहां वनों के वर्गीकरण, प्रशासन और वन अपराधों के दंड का प्रावधान करती है, वहीं वन संरक्षण अधिनियम 1980 विशेष रूप से वन भूमि को गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयोग पर रोक लगाती है। दोनों अधिनियम मिलकर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा आज का प्रश्न, इसका उत्तर पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वन अधिनियम 1927 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंधों के बारे में हमने आपको बताया और आपको इसमें वन अधिनियम में 4 प्रकार के वन, आरक्षित वन, ग्रामीण वन, संरक्षित वन और अराजकीय निजी वन के बारे में भी बताया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा और आपके एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले प्रश्न और उसके उत्तर के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।